नमस्कार दोस्तों हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड अगर आप यूपीवीटी पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं और भाई आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई मैं यहाँ पर बता दूँ, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के टॉप 120 एमसीक्यू जितना भी सिलेबस है उससे तैयार किए थे, जिसमें से ये इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम 40 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को देखना। मैंने तीनों पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉप इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 43 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब 81 से लेके 123 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के सारे जितना भी सिलेबस था सभी से इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये थे और इसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की ये सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी इस पार्ट में। तो चलिए यार बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो यहाँ पर भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये क्वेश्चन है, इन द ऑब्लिक प्रोजेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई हाउ मैनी व्यूज। आपसे ये पूछा गया है तिरछे प्रक्षेपण में किसी वस्तु को कितने दृश्यों द्वारा दर्शाया गया है। और भाई यहाँ पर हम एक बात बता देता हैं, यहाँ पर आप डिप्लोमा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो भाई ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है। और इनसे पहले क्वेश्चन किए थे वो भी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन ये है, तिरछे प्रक्षेपण में भाई आपने बहुत सारे प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि एक हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं जो कि हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये है जो आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, तिरछा जो प्रक्षेपण होता है उसमें जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो कितने व्यूज के द्वारा किया जाता है। जैसे भाई आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को 3 व्यू से देखते थे हम, फ्रंट व्यू से, टॉप व्यू से, ठीक है, ये साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 तरह से देखते थे। ऐसे ही ऑब्लिक प्रोजेक्शन में सिर्फ एक व्यू से देखा जाता है, ओनली 1 व्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दृश्य, हिंदी में ऑप्शन सही हो जाएगा। तिरछा प्रक्षेपण सचित्र प्रक्षेपण की एक विधि है। ओब्लिक प्रोजेक्शन केवल एक दृश्य में प्रोजेक्शन प्लेन पर 3 आयामी वस्तुओं को दिखाता है। इस प्रकार की ड्राइंग किसी वस्तु की असेंबली बनाने के लिए उपयोग होती है और इसे सीधे उत्पादन ड्राइंग प्रदान करती है। भाई मैंने ये हर क्वेश्चन की यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है और भाई ये मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती है तो मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में ये बुक की एक्सप्लेनेशन है ये लिख रखी है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। हम किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और मोस्टली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ आए तब आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। द ऑब्जेक्ट वी सी इन आवर सराउंडिंग, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, यूजुअली विदाउट ड्रॉइंग केम अंडर विच प्रोजेक्शन। हिंदी में एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, जो वस्तु हम अपने आसपास बिना रेखा चित्र के देखते हैं वह किस प्रक्षेप के अंतर्गत आती है ये बताइए। तो भाई वो जो आपकी आती है वो आती है परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। ऑप्शन ए आपकी सही है। आपने कोई बॉडी है, एक तो होता है कि हमने उसको टॉप व्यू से देखा, जैसे देखो एक ये बॉडी थी, ये एक 3D डायग्राम है, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखा, साइड व्यू से देखा, फ्रंट व्यू से देखा तो ये कैसा प्रोजेक्शन हो गया भाई आपका, ये हो गया आपका कौन सा, ऑर्थोग्राफिक। और एक ही व्यू से देखूंगा तो वो हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन। लेकिन अगर कोई बॉडी है, मैं कोई एक व्यू से नहीं देख रहा, मैं जस्ट उस बॉडी को देख रहा हूँ, कोई वस्तु मेरे सामने आई मैंने उसको देखा तो उसका कौन सा प्रोजेक्शन है,
वो है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, ईच प्रोजेक्शन व्यूज हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रत्येक प्रोजेक्शन व्यू किसी वस्तु के कितने आयामों को दर्शाता है ये बताना है। 1, 2, 3 या 0, बताइए कौन सा यहां पर भाई सही होगा। तो भाई यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा आपका, आपसे ये पूछा गया है इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ईच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंट हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑर्थोग्राफिक में आप साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू 3 प्रोजेक्शन देखते हैं, तो यहां पर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिंग इज कपलिंग। कनेक्शन इज कपलिंग, आपका जो कपलिंग है वो किस प्रकार का कनेक्शन है। अब परमानेंट कनेक्शन, टेम्परेरी कनेक्शन, या एक ये कनेक्ट करता ही नहीं है, या एक कनेक्शन विच कैन बी मॉडिफाइड, ये एक तरह का कनेक्शन है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यार देखो, वैसे मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ। जो आपका कपलिंग होता है वो एक परमानेंट कनेक्शन होता है, लेकिन मैं 2 चीज़ बताता हूँ आपको, परमानेंट कनेक्शन और टेम्परेरी कनेक्शन होते क्या हैं। देखो, परमानेंट कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं जिनको एक बार आपने कनेक्ट कर दिया, आपने इस रॉड को, ये रॉड है और इस रॉड को, दोनों रॉड को अगर कनेक्ट कर दिया तो अब इन दोनों रॉड को अलग नहीं किया जा सकता, डेट इज कॉल्ड परमानेंट कनेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि अलग नहीं होंगी, अलग करेंगे लेकिन ये फिर वैसी नहीं रहेंगी, इनको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा तभी ये अलग होंगी, बिल्कुल अच्छी तरह से ये अलग नहीं हो सकती। जैसे हमने एक प्लेट ये ली, एक प्लेट ये ली, इनको मैंने बेल्ड कर दिया, क्या अब आप इसे अलग कर सकते हो? भाई नहीं कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, यहां पर भाई एक प्लेट ये ली, एक प्लेट ये ली, ठीक है, इसको मैंने बोल्ट से, यहाँ पे ये होल है, मैंने बोल्ट से टाइट कर दिया। अब मैं बोल्ट को तो खोल सकता हूँ ना, बोल्ट को खोल करके दोनों प्लेट को अलग कर सकता हूँ ना, वो होते हैं टेम्परेरी कनेक्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी देख लेता हूँ। कपलिंग किस प्रकार का कनेक्शन है? तो कपलिंग एक आपका कैसा है, स्थायी कनेक्शन है, परमानेंट कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी नीड टू कनेक्ट टू शाफ्ट विदाउट एनी मिसअलाइनमेंट विच हैव कोलिनियर एक्सेस, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज पेरिफेरल। आपसे ये पूछा गया है, हमें बिना किसी गलत संरेखण मतलब किसी भी बिना मिस अलाइनमेंट के 2 शाफ्ट को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। शाफ्ट को जोड़ने की आवश्यकता कब होती है? जिसमें कोलिनियर एक्सेस होते हैं। किस प्रकार की कपलिंग बेहतर है? भाई जहां पर बिल्कुल भी मिस अलाइनमेंट ना हो, विदाउट एनी मिस अलाइनमेंट, तो कौन सी तरह की कपलिंग सबसे बेस्ट होती है ये बताना है। तो उसके लिए भाई जो कपलिंग यूज होती है वो होती है रिजिड कपलिंग। रिजिड को हिंदी में बोला जाता है कठोर, और कपलिंग को बोला जाता है युग्मन, मतलब युग्मन, ठीक है भाई, युग्मन बोला जाता है। कुछ अजीब सा ही बोलते हैं यार हिंदी में, तो आप इंग्लिश में सिंपल याद रखिए, रिजिड कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टाइप ऑफ कपलिंग इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपकी देखो यहां पर एक कपलिंग दी गई है, ठीक है, ये डायग्राम दिया है कपलिंग का। अब आपको बताना है ये कौन सी कपलिंग है। एक बार आप इस डायग्राम को ढंग से देख लीजिए, फिर मैं भाई यहां पर आपको समझाता हूं, फिर मैं यहां पर आपको ऑप्शन दूंगा कि ये कौन सी कपलिंग है, बताना है। आपने आई होप ये डायग्राम देख लिया है कपलिंग का, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऑप्शन बताता हूं। ये कपलिंग है स्प्लिट मफ कपलिंग, हाफ लैप मफ कपलिंग, या बट मफ कपलिंग, या फ्लैंज्ड कपलिंग। एक बार हिंदी में भाई ये क्वेश्चन इसके ऑप्शन है नहीं दिए, क्योंकि यार स्प्लिट मफ कपलिंग, हाफ लैप मफ कपलिंग, बट मफ कपलिंग, फ्लैंज्ड मफ कपलिंग, देखो इनमें इनके तुम हिंदी में भाई देखोगे ना, या तो हिंदी में इनको यही कहेंगे या बहुत अजीब सा नाम होगा। तो मतलब आप इनके इंग्लिश में ही नाम याद रखना, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। तो भाई ये जो कपलिंग है वो है आपकी बट मफ कपलिंग। आप इसकी डायमेंशन देख लो, ये जो आपकी होता है, इतना डिस्टेंस आपका होता है 2D, ठीक है। डी अगर ये शाफ्ट का डायमीटर है तो ये, ठीक है, ये शाफ्ट का डायमीटर है तो ये 2.5D होगा, ठीक है। 1.25 और 1.25, सॉरी 7.5
और 7 0.75। एक मिनट भाई, पूरा ही गलत हो गया, दोबारा से करते हैं। अगर भाई आपकी ये कपलिंग की डायमीटर डी दे रखा है तो यहाँ पे ये होगा इसका 0.5D और ये होगा 0.5D। तो 0.5D 0.5D 1.5D और 1D ये, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका भाई, ये टोटल कितना हो गया 2.5D। ठीक है, और इसके बीच में ये कितना होता है 1.5D और ये भी होता है आपका 1.5D, तो ये टोटल होता है 3D। ठीक है, यहाँ नीचे दिया हुआ है जैसे कि ये 3D दिया हुआ है। तो भाई इस तरह के अगर डायमेंशन आए कपलिंग के अंदर तो वो कौन सी कपलिंग होती है, वो होती है बट मफ कपलिंग। ऑप्शन सी आपका भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉ कपलिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कपलिंग। जो आपकी क्लॉ कपलिंग होती है वो कौन सी कपलिंग होती है ये बताना है। तो भाई वो होती है आपकी डिसएंगेजिंग कपलिंग। ठीक है, जो आपकी क्लॉ कपलिंग होती है वो ऑप्शन बी डिसएंगेजिंग कपलिंग होती है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपलिंग यूज्ड इन मरीन प्रोपेलर शाफ्ट। जो आपकी मरीन प्रोपेलर शाफ्ट में यूज होती हैं, समुद्री प्रोपेलर शाफ्ट में जो कपलिंग यूज की जाती हैं वो कौन सी की जाती हैं। सॉलिड फ्लैंज्ड कपलिंग की जाती हैं, हाफ लैप मफ्ड कपलिंग की जाती हैं, बट मफ कपलिंग की जाती हैं, कौन कपलिंग की जाती है, कौन सी कपलिंग यूज की जाती है समुद्री प्रोपेलर शाफ्ट में। तो समुद्री प्रोपेलर शाफ्ट में जो कपलिंग यूज की जाती है भाई वो की जाती हैं आपकी भाई यहाँ पर सॉलिड फ्लैंज्ड कपलिंग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू शाफ्ट आर नॉट कोएक्सियल व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग आर यूज्ड। जब आपकी दो कपलिंग, जब दो शाफ्ट समान अक्ष पे नहीं है, कोएक्सियल का मतलब एक अक्ष पे और नॉट का मतलब एक अक्ष पर नहीं है, तो किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो भाई उसके लिए जो कपलिंग का यूज किया जाता है वो किया जाता है नॉन अलाइंड कपलिंग। क्योंकि वो अलाइंड नहीं है तो इसलिए जो कपलिंग यूज की जाएगी वो की जाएगी नॉन अलाइंड कपलिंग, गुट निरपेक्ष कपलिंग हिंदी में बोला जाता है। बहुत अजीब सा नाम है, तो भाई नॉन अलाइंड कपलिंग इंग्लिश में ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपलिंग अलाउ द रिलेटिव मोशन और एनी चेंज इन द अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट टू अ सर्टेन लिमिट। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लो। कपलिंग एक निश्चित सीमा तक शाफ्ट के संरक्षण में सापेक्ष रोटेशन या किसी भी बदलाव की अनुमति देते हैं। कौन सी कपलिंग होती है ये बताना है। तो भाई वो होती है आपकी लचीली फ्लेक्सिबल कपलिंग एक निश्चित सीमा तक शाफ्ट के संरक्षण में सापेक्ष रोटेशन या किसी भी बदलाव की अनुमति देती है और इसीलिए उसको फ्लेक्सिबल कपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द टाइप ऑफ कपलिंग शो इन द डायग्राम। भाई इस डायग्राम में कौन सी कपलिंग दिखाई गई है ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर देखो वो कपलिंग वहाँ पर और इस कपलिंग में हमने देखो यहाँ पर एक ये भी इंसर्ट की है, इसको की बोलते हैं। उस कपलिंग में की नहीं थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपका ऑप्शन है बट मफ कपलिंग, बुश पिन कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग, हाफ लैप कपलिंग। तो बताइए। तो भाई देखो इसको बोलते हैं हाफ लैप कपलिंग। यहाँ पर आपकी एक शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक ये आपका की लगी हुई है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस तरह की शेप आए और ये सारी डायमेंशन दी गई हों तो इस तरह की कपलिंग को बोला जाता है हाफ लैप कपलिंग, हाफ लैप कपलिंग। ठीक है, हाफ लैप। अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगा, अगर हिंदी में दिया होगा तो। भाई हिंदी में नहीं दिया है। और हाफ भाई मैंने इनके नाम यार इसलिए ये कुछ क्वेश्चंस को ट्रांसफ़र नहीं किया है क्योंकि इनके नाम हिंदी में बहुत अजीब से थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्रेशन कपलिंग। कंप्रेशन कपलिंग में, कंप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं संपीड़न। संपीड़न कपलिंग में शाफ्ट और स्लीव के बीच घर्षण पावर ट्रांसमिशन की सहायता से करता है। तो बताइए ये सही बात है या गलत बात है। तो बिल्कुल सही बात है। इन कंप्रेशन कपलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड स्लीव एड्स इन पावर ट्रांसमिशन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग टू फॉक्स विच आर कीड टू द शाफ्ट आर पिन जॉइंट टू अ सेंट्रल ब्लॉक। आपसे ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कपलिंग में दो कांटों दो शाफ्टों से जुड़े होते हैं, पिन को एक केंद्रीय ब्लॉक से जोड़ा जाता है। तो भाई उस कपलिंग को बोला जाता है यूनिवर्सल कपलिंग और हिंदी में बोलते हैं उसे
यूनिवर्सल को यूनिवर्सल ही। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कपलिंग इज यूज्ड टू कपल द टू शाफ्ट विच आर पैरेलल टू ईच अदर एट एक्सिस ऑफ शाफ्ट आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस। सॉरी, दो शाफ्ट जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, आपकी दो शाफ्ट एक दूसरे के समांतर हैं। शाफ्टों की भाई यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ नहीं हैं, मैं भी बताता हूँ। शाफ्ट इट इज यूज टू शाफ्ट विच आर पैरेलल टू ईच अदर एक्सिस, ये है अक्ष, ठीक है, वो यहाँ पर ये गलत है ना, यहाँ पर ये है शाफ्ट की अक्ष, अक्षों की दूरी से अलग करने के लिए किस युग्म का उपयोग किया जाता है, किस कपलिंग का यूज किया जाता है, तो वो है भाई आपकी ओल्डहम कपलिंग। ओल्डहम को हिंदी में भी ओल्डहम कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ओल्डहम कपलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बैकलैश। ओल्डहम कपलिंग का अनुप्रयोग बैकलैश से मुक्त होना चाहिए, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो भाई ये बिल्कुल आपका ट्रू है, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचपी रेटिंग फॉर कुशन कपलिंग। कुशन कपलिंग के लिए एचपी रेटिंग क्या होती है, तो भाई ये होती है 0.2 से लेके आपकी 450। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है ऑप्शन, तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। किलो कपलिंग इज यूज्ड फॉर सिलो सीड शाफ्ट। किलो कपलिंग का यूज सिलो सीड शाफ्ट के लिए यूज किया जाता है, क्या ये बात सच है या नहीं, तो भाई ये बात आपकी ट्रू है, ऑप्शन बी ट्रू सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोशन इज इजीली ट्रांसमिटेड थ्रू यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग जो होती है उससे आप किस तरह का मोशन, किस तरह की गति आप कराते हैं यूनिवर्सल कपलिंग से, तो भाई आपको बताना है। तो यूनिवर्सल कपलिंग से भाई जो आपका मोशन होता है वो आपका गोल गोल होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रोटेशनल बोला जाता है, रोटेशनल मोशन। द कमांड इरेज कॉपी। भाई देखो, अब आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक है कैड का, तो कैड से भी आपके सवाल आएंगे। तो अब हम कुछ कमांड के बारे में पूछेंगे, वहाँ पर आपसे कमांड के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम कुछ कमांड देखेंगे जो इम्पोर्टेंट कमांड है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। द कमांड इरेज, एक कमांड है आपकी इरेज, कॉपी, मिरर, ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक एक्सेट्रा, ये किस टूल बार में होती हैं ये पूछा गया है। आपकी ये सारी कमांड, इरेज का मतलब किसी आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी और फिर आप जैसे कि इरेज करो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन ले लिया, अब आप इसे इरेज करो, ठीक है, तो ये लाइन इरेज हो गई। तो इस कमांड के लिए, इसके लिए आप इरेज हो गया। कॉपी का मतलब क्या होता है, आपकी एक ये फिगर है, ठीक है, अगर मैं इसकी कॉपी कर दूंगा तो भाई ये कॉपी हो जाएगी, मतलब इसकी एक ये है, अभी मुझे क्या करना है, एक और फिगर बनानी है, तो मैं क्या कर दूं, कॉपी कर दूं, तो मेरी दो फिगर बन जाएंगी। अभी यहाँ तो नहीं बन रही हैं यहाँ पर, अभी हम इसकी दो फिगर भी बना सकते हैं, कहने का मतलब भाई यहाँ पर ये है। नेक्स्ट को भाई, हाँ, मिरर का मतलब देखो, एक मिनट भाई, हम इसको तो यहीं पर छोड़ते हैं। मिरर का मतलब क्या होता है, मैं पहले इन सारी कमांडों का मतलब बता देता हूँ। इन कमांडों का मतलब से क्या है, आपको कमांड का मतलब भी पूछा जा सकता है। मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर का मतलब एक बार समझ लीजिए आप भाई। देखो, मिरर का मतलब होता है आपकी सपोज ये इमेज बनी हुई है, एक आपकी इस तरह से इमेज बनी हुई है, अगर आप मिरर कमांड दे दोगे तो बिल्कुल सेम, सॉरी एक मिनट दीजिए भाई, अगर मतलब देखो मिरर इमेज क्या होती है, अगर आपने कोई कमांड दे दी, ठीक है, आपने कोई कमांड दे दी, आपकी एक ऐसी इमेज है, आप मिरर इमेज कमांड दोगे तो दूसरी इमेज सेम भाई आपकी ऐसी ही बन जाएगी, जैसी ये इमेज है वैसी ही आपकी दूसरी इमेज बन जाएगी। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, जैसे एक मिनट दीजिए, आपने एक ऐसी इमेज बना दी, ठीक है, और अगर आपने मिरर इमेज कमांड दे दी तो सेम आपकी दूसरी इमेज भी इसी तरह बन जाएगी, उसको बोलते हैं भाई हम मिरर कमांड। ट्रिम कमांड का मतलब क्या होता है, हम इसको ट्रिम कर देना, जैसे अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ से ये इसको ट्रिम करना है, सपोज ये भाई इसमें तो नहीं हो पाएगा, देखिए अगर मैंने इसको यहाँ पर इतना, अगर मैं इसको ट्रिम कर दूँ तो ये ट्रिम का मतलब हमें कुछ
कोई हिस्सा काटना हो किसी भी चीज का तो वो ट्रिम होता है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, अगर मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो मैं ब्रेक कर दूंगा। तो ये सारी कमांड होती हैं कैड के अंदर, ठीक है। अब मैंने बता दिया कमांड होती है, इन कमांड का मतलब ये होता है। अब ये कमांड एक टूल बार में होती हैं, वो टूल बार कौन सा होता है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपका तो भाई वो होता है आपका मॉडिफाइड टूल बार, ठीक है। एक ऑप्शन होता है, जैसे एक आपका ये कंप्यूटर स्क्रीन है, आपने सॉफ्टवेयर खोला, यहाँ ऑप्शन होगा एक ऊपर आपका, जैसे आप पावर पॉइंट वगैरह चलाते हैं वहाँ ऊपर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ एक ऑप्शन होगा मॉडिफाइड टूल बार। जब उसे ओपन करेंगे तो आपको ये सारी कमांड वहाँ देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कमांड डू नॉट ब्लॉक स्पाइलन पॉलीगन। जैसे कि भाई देखो आपको कोई एक फिगर बनानी है, ठीक है, आपको इस तरह की कोई एक फिगर बनानी है, ठीक है, ये पॉलीगन है। कोई आपको आर्क बनाना है या कुछ और बनाना है, ठीक है, एक ब्लॉक बनाना है। इन सब के लिए जो कमांड होती है वो किस टूल बार में होती हैं ये बताना है। तो भाई वो जो आपकी होती हैं वो होती हैं ड्रॉ टूल बार में। ये सब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये सब कमांड आपकी किस में होती हैं, ये होती हैं भाई ड्रॉ टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमांड विच वर्क्स ऑन द 2 लाइन्स और सिंगल पॉलीलाइंस टू क्रिएट वेवल्ड एज। तो कौन सी कमांड देते हैं, चैम्फर कमांड देते हैं हम उसके लिए, ठीक है भाई। ये सारी याद रखनी है। और भाई मैंने इनको हिंदी में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि चैम्फर को चैम्फर ही बोलते हैं, कमांड को यार इंग्लिश की कमांड है और अब कंप्यूटर में वो इंग्लिश में ही दी जाती हैं और उनका हिंदी में कोई नाम होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको हिंदी में नहीं लिखा है। द कमांड विच इज यूज टू क्रिएट राउंड कॉर्नर बिटवीन 2 लाइन्स। भाई देखो एक आपकी ये लाइन है, ठीक है, एक आपकी ये लाइन है। अब आपको क्या करना है, एक मिनट, आपको क्या करना है, इनके बीच में ऐसे राउंड कॉर्नर बनाना है। तो आप कौन सी कमांड दोगे, चैम्फर दोगे, फिलेट दोगे, स्ट्रेच दोगे या एक्सटेंड। तो भाई इसको बोला जाता है फिलेट। तो आप कौन सी कमांड दोगे, फिलेट कमांड दोगे। फिलेट कमांड दोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका भाई, ये वाला पार्ट ये कट जाएगा और आपकी जो इमेज बनी जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी। तो ये फिलेट हो जाएगी, मतलब राउंड हो जाएगी कॉर्नर से, ठीक है। तो आई होप आपका समझ में आ गया होगा, तो फिलेट कमांड देंगे। नेक्स्ट है आपका, द कमांड उप्स इज यूज। जो आपकी उप्स कमांड होती है वो किप्स के लिए यूज की जाती है। तो भाई वो की जाती है रिट्रीव्स ऑल ऑब्जेक्ट इरेज बाय द लास्ट इरेज। भाई आप सपोज करो आप कोई भी इमेज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, एक डायग्राम मतलब कोई प्रोजेक्शन बना रहे हो आप, और आपसे कोई अचानक से भाई कोई ऐसा हुआ कि आपसे कोई इरेज हो गई, तो आप अगर ये कमांड दे दोगे तो लास्ट जो इरेज हुई है आपसे गलती से वो वापस आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमांड पी एडिट। पी एडिट किसके लिए यूज की जाती है ये बताना है। तो जितनी भाई पॉलीलाइंस प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एडिट करने के लिए पी एडिट कमांड का यूज किया जाता है। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कमांड ब्रेक। जो आपकी कमांड ब्रेक है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो भाई इरेजिंग अ पोर्शन ऑफ लाइन का पोर्शन इरेज करने के लिए, आर्क का पोर्शन इरेज करने के लिए, सर्किल का पोर्शन इरेज करने के लिए, या टू दी पॉलीलाइंस बिटवीन 2 सिलेक्टेड पॉइंट। 2 सिलेक्टेड पॉइंट में से बीच में से ब्रेक करने के लिए भी ये कमांड का यूज किया जाता है। द कमांड यू, जो आपकी यू कमांड है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो यू कमांड की जाती है रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रीवियसली यूज्ड कमांड। जो आपने प्रीवियस कमांड यूज किए थे उन सब इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए, वापस लेने के लिए आप यू कमांड का, जैसे आप बोलते हैं ना यू टर्न ले लो, तो भाई आपने पहले कुछ और कमांड दी थी फिर उसको चेंज करके दूसरा कर दिया, तो वापस उसी पे जाने के लिए आप यू कमांड का देते हैं कि मतलब वापस यू टर्न ले रहे हो आप। द कमांड एक्सप्लोड, एक कमांड होती है भाई एक्सप्लोड, ठीक है। एक्सप्लोड एक कमांड होती है। एक्सप्लोड कमांड किसके लिए दी जाती है ये बताना है। तो भाई जो आपकी एक्सप्लोड कमांड दी जाती है वो दी जाती है पॉली लाइन्स को एक सेगमेंट में, जैसे एक लाइन्स को इस तरह से डिवाइड करने के लिए आप कौन सी कमांड देते हो, एक्सप्लोड, मतलब टुकड़ों में विभाजित करने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हो, एक्सप्लोड कमांड का। नेक्स्ट है
द कमांड विच इज यूज टू सेट अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बाई शिफ्टिंग वर्किंग एक्स वाई प्लेन टू डिजायर लोकेशन, उसके लिए कौन सी यूज की जाती है? तो भाई यूसीएस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड विच इज यूज टू मेक प्लेनर अनमैच्ड सरफेस दैट हैव 3 और 4 साइड्स, आपको कौन सी कमांड यूज की जाती है? आपको अनमैच्ड सरफेस बनाना है जिसकी 3 या 4 साइड हों, तो भाई उसके लिए जो कमांड यूज की जाती है वो की जाती है 3D फेस। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। द कमांड विच इज यूज टू सेट द व्यू पॉइंट इन 3D स्पेस फॉर व्यूइंग द 3D मॉडल, 3D स्पेस में 3D व्यू देखने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? तो भाई वो की जाती है बी पॉइंट। ठीक है, बी का मतलब व्यू और पॉइंट का मतलब पॉइंट। ठीक है, व्यू पॉइंट देखने के लिए तो आपको व्यू पॉइंट ही तो देखना है 3D स्पेस का, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे? बी पॉइंट। द कमांड विच इज यूज्ड टू सेट एलिवेशन, कौन सी कमांड एलिवेशन और थिकनेस प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए यूज की जाती है? 2D वायर फ्रेम ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि लाइन है, पॉइंट है, सर्कल है, पॉलीगन है, आर्क है, इनके लिए कौन सी यूज की जाती है? तो इनके लिए की जाती है ELEV। ये भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है द कमांड विच आइडेंटिफाई द पॉइंट, कौन सी कमांड आइडेंटिफाई करती है उन पॉइंट्स को ड्राइंग एंटाइटी दैट आर विजिबल ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर विजिबल होती हैं। बताइए भाई, उसके लिए होती है ओस्नेप। भाई ये सारी कमांड इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैंक क्या है? फ्लैंक इज अ लाइन, फ्लैंक इज अ पॉइंट, फ्लैंक इज अ डिस्टेंस, फ्लैंक इज अ सरफेस। तो भाई फ्लैंक आपका एक सरफेस होता है। ये रिवेट है, ये रिवेट का जो ये चीज होती है इसको ही फ्लैंक बोला जाता है भाई, सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर यूनिफाइड ट्राइंगुलर एक्सटर्नल थ्रेड द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड रूट व्हेन पिच इज गिवन, एक एकीकृत त्रिकोणीय बाहरी धागे के लिए शिखा और जड़ के बीच की दूरी है जब पिच दी जाती है। तो भाई अगर आपकी पिच दी है, देखो आपसे ये पूछा गया है, आपकी पिच दी गई है तो आपसे क्या निकलवाना है? आपको डिस्टेंस निकालनी है क्रस्ट और रूट के बीच में, मतलब डिस्टेंस निकालनी है। आपकी पिच दी है तो डिस्टेंस बराबर होती है आपकी 0.61 p। इसका मतलब ये है भाई, एक मिनट, देखो मैं बताता हूं। अगर आपकी पिच उन्होंने सपोज करिए आपकी पिच उन्होंने आपको 100 mm दे दी, अब आपसे d निकलवाया है तो d होगा आपका 0.61 इंटू 100, मतलब कि d हो जाएगा आपका 61 mm। ठीक है, और भाई d है क्या? d होती है भाई आपकी रूट और क्रस्ट के बीच में की जो जगह होती है उसको डिस्टेंस, उसको d से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड रूट। ठीक है, फॉर अ व्हाइट वर्थ एक्सटर्नल थ्रेड, व्हाइट वर्थ एक्सटर्नल थ्रेड के लिए डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड रूट। ठीक है, ये किसके लिए थी ऊपर? ठीक है, ये आपकी थी यूनिफाइड ट्रायंगुलर एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। अब आपकी किसके लिए पूछी गई है? व्हाइट वर्थ एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। एक व्हाइट वर्थ बाहरी धागे के लिए डिस्टेंस क्या होती है अगर पिच दी गई है किस किस के बीच की? क्रस्ट और रूट के बीच की। ठीक है, तो भाई वो होती है आपकी d = 0.64। ट्रायंगुलर वाले में कितनी थी? 61, इसमें कितनी है? 0.64। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। वहां अगर पिच 100 दी है तो डिस्टेंस आपकी 61 आएगी, और वहां अगर यहाँ पर अगर पिच 100 दी है तो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड रूट कितनी आएगी? 64 mm। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरेस धागे के लिए, बटरेस थ्रेड के लिए दोनों किनारों के बीच का कोण कितना होता है? बताइए भाई। बटरेस थ्रेड जो होता है, पहले तो मुझे ये बता दो, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में, कि जो बटरेस थ्रेड होते हैं वो किस किस से मिलके बनते हैं? तो भाई वो मिलते हैं आपके स्क्वायर थ्रेड से और प्लस वी थ्रेड से। ठीक है, तो हमने उसका डिग्री भी पढ़ा था वहां पर, वो होती है हमारी 45 डिग्री। हम इससे पहली वाली वीडियो में ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्मे थ्रेड, द एंगल बिटवीन टू फ्लैंक। एक्मे थ्रेड में एंगल कितना होता है? तो भाई मैं बता चुका था 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ स्क्वायर थ्रेड द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड रूट। हम ट्रायंगुलर के लिए पढ़ चुके हैं,
और उसके बाद हम बटरस के लिए पढ़ चुके हैं। अभी हमें किसके लिए, स्क्वायर थ्रेड के लिए पढ़ना है। डिस्टेंस बिटवीन, अगर पिच दी हुई है तो ये होती है आपकी 0.5 पी, ठीक है। अगर आपकी पिच 100 है तो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड रूट कितनी हो जाएगी, 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरस थ्रेड के लिए, ठीक है। बटरस थ्रेड के लिए पिच कितनी है भाई, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो इन सभी को लिख लेना एक पेज पर, फिर आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। वाइड वर्ड थ्रेड के लिए जो फ्लैंक के बीच में एंगल होता है वो होता है आपका 55 डिग्री। फॉर ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड द एंगल बिटवीन द टू फ्लैंक इज 47.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ नट व्हेन टर्न्ड अ क्लॉकवाइज, एक नट को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो, मतलब घड़ी की दिशा में अगर आप घुमाते हो, स्क्रू ऑन द बोल द थ्रेड इज लेफ्ट हैंडेड थ्रेड, जो आपके थ्रेड है वो लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेंगे। क्या ये बात सही है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिजिड हैंड लेफ्ट हैंड थ्रेड इज मेड को प्लानर नट इन द टर्न बकल, दिस इज ट्रू। तो भाई इसी के साथ हमारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड है, इसके टॉप इंपोर्टेंट 123 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इनको हमने 3 पार्ट में कवर किया है। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 43 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 3 था। अगर अभी तक आपने पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट को जरूर देख लेना। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके और जितने भी सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं, अगर आप खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपके हर वीडियो के इंपॉर्टेंट MCQ वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले।